तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कह लो या टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ये 5 टाइप्स की होती है। एक होता है मेटल आयन, जिसमें क्या होगा, सोल्यूबल सॉल्ट में होगा ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इस तरह से 5 इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं। बारी बारी से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इनमें से फर्स्ट 2 टाइप जो है मेटल आयन और गैस आयन इलेक्ट्रोड, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं एक बार इसको दोबारा डिस्कस करूंगा। थोड़ा जल्दी डिस्कस करूंगा इन दोनों को। तो देखिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे मेटल आयन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, अब यहीं पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं किसी मेटल के, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ मेटल्स आर सोल्यूबल। मतलब कैसा सोल्ट बनाते हैं वो, सोल्यूबल सोल्ट बनाते हैं। देखिए, अभी तक मैं जितने भी आपको इलेक्ट्रोड बना के बता रहा था वो सारी इसी कैटेगरी थी मेटल आयन की। तो इसलिए इसको थोड़ा जल्दी हम खत्म करेंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोड होगी और इस इलेक्ट्रोड को इसी के मेटल आयन के एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। जैसे मान लो ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे इसे हम ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिसमें कि आपका ये टूट जाएगा Zn2+। और इलेक्ट्रोड जो होती है, इससे भी क्या होता है, ये जिंक टूट के इसमें गिरना स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोड लगातार पतली होती जाती है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में आपकी Zn की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, ठीक है। साथ में इसमें SO4 2- भी होंगे जो कि संख्या में कम रह गए थे जिंक के मुकाबले, Zn2+ के मुकाबले। इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज आ गया था। इस तरह से हम लेकर, इसमें क्या था, ये केस कब पैदा होता है, जब आपका सॉल्यूशन प्रेशर जो होता है, सॉल्यूशन प्रेशर वो ज्यादा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के मुकाबले, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, अगर इसी की बात करें, पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पहले आपका जिंक से Zn2+, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या फिर ऐसे लिख दिया जाएगा Zn से ZnSO4। मतलब यूं लगा लो आप, अगर मैं इसको वैल्यू की बात ना करके इसको रिप्रेजेंट करने की बात करूं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है Zn से Zn2+ या Zn से आपका ZnSO4 एक्वस। इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन भी जरूरी हो जाती है। कंसंट्रेशन दी मिलेगी 1 मोलर 2 मोलर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। किसके साथ लिखी मिलेगी कंसंट्रेशन, जो आयनिक फॉर्म होगी ना उसके साथ। 1 मोलर लिख दिया, 2 मोलर 1.5, कुछ भी लिखा आ जाएगा ऐसे। वो न्यूमेरिकल उसी हिसाब से आपको सोल्व करना होगा। डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे की।
ये हमारे पास क्या था, कॉपर का एग्जांपल लिया था हमने। तो इसमें सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गया था, सॉल्यूशन के अंदर आपका SO4 2 माइनस, इसकी संख्या ज्यादा थी। इस सेल को क्या बोला गया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट था इसका क्या होता ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल से क्या हो गया था पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि जब मैंने ZnSO4 डाला था इसके अंदर, तो जब टूटेगा तो Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो जितने प्लस उतने माइनस। फिर जब इलेक्ट्रोड डाल देते तो इसका क्या सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है, जिस कारण ये टूट के इसमें Zn2 प्लस देती है। तो अब Zn2 प्लस जो इसको न्यूट्रल करने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वाले में उल्टा हुआ था, जो इसके अंदर कॉपर जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था हमने, तो Cu2 प्लस क्या था, इस पे चिपकने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि इसमें जो मेटल आयन होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसको हमने उसके बेस पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो जो इसकी वैल्यू दी जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो कैसी फॉर्म में दी जानी चाहिए, Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन, या CuSO4 लिख के Cu लिख दिया, फिर इसकी वैल्यू लिखी जाएगी जो कि प्लस का 0.34 वोल्ट होती है। रिप्रेजेंट करने की बात करें तो कैसे किया जाएगा, Cu2 प्लस अगर कंसंट्रेशन की जरूरत होगी तो कंसंट्रेशन भी दी जाएगी, जैसे इसके ब्रैकेट डाल दिया, मान लो 1 मोलर 2 मोलर कुछ भी ऐसा डाल दिया, जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी आयंस की, या सॉल्ट लिख सकते हैं पहले CuSO4 Cu। ये क्या होता है एक्वस, ये क्या होता है सॉलिड, यहाँ कंसंट्रेशन लिखी मिल जाएगी 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर कुछ भी है। देखो जो आपका ना जहां पे इस पे चार्ज आता है मेटल आयन, मेटल जो आयनिक फॉर्म में होता है, जैसे इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा Cu का Cu2 प्लस, उसकी कंसंट्रेशन दी जाती है, सॉलिड स्टेट की नहीं दी जाती, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। और जिस पर चार्ज आता है इस तरह से मतलब क्या वो सॉल्यूशन का हिस्सा बन गया, वो सॉल्यूशन में मतलब वो आपका पानी में क्या है घुल गया है, क्योंकि हम इस पर केस कौन सा लेके चल रहे हैं, सोल्यूबल सॉल्ट वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो वो कौन सा हिस्सा जो घुला हुआ है वो हिस्सा जिस पर चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है वो घुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, आप नर्व्स इक्वेशन की जब न्यूमेरिकल करते हैं बोर्ड लेवल पे सिंपल आते हैं, आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा भी लेवल में बढ़ता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे को यही पता नहीं चलता है कि किस तरह की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सी सेल है इनमें से, उसको सिर्फ उसने मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस पे किए होते हैं, इनके बारे में उसको पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सभी इलेक्ट्रोड्स के लिए जो बता रहा हूं, ये जो बता रहा हूं ये सभी इलेक्ट्रोड्स के लिए है। वो क्या कहता है कि देखो अगर ऐसा हो कि जो भी आपका मेटल है वो राइट साइड पर आए, मतलब उसकी जो सॉलिड स्टेट है ना, न्यूट्रल की सॉलिड स्टेट है वो क्या है एक्सट्रीम राइट पे आए, एक्सट्रीम राइट पे, और यहाँ पे चाहे कोई सी फॉर्म दे रखी है उसकी, मान लो यहाँ पे आपकी दे रही उसने आयनिक कोई भी आयन दे रखा है, अब वो अनायन चाहे आपका यहाँ पे दे रखा हो, इसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ है, ठीक है। एक मिनट, वो यहाँ अनायन ही कटायन आ सकता है, यहाँ पे कटायन है, ये हो गया आपका कटायन, ठीक। तो या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ कटायन दे रखा है, यहाँ आपकी मेटल सॉलिड स्टेट में, अच्छा जो डंडा लगाते हैं ना हम लोग ऐसे, इस डंडे को फेस चेंज बोलते हैं। फेस चेंज मतलब क्या है, अगर इससे पहले ये एक्वा सॉल्यूशन का हिस्सा है तो बाद में क्या सॉलिड स्टेट में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसको फेस चेंज बोला जाता है। ऐसे में एक और लिखता हूं, जैसे मान लो आपका मैं ऐसे लिखूं, ये आपका मेटल आ गया या कोई भी एलिमेंट आ गया, ठीक है, और उसके यहाँ पे मुझे दिखा रखा है कटायन दिखा रखा है कोई, वो चाहे तो ऐसी फॉर्म में दे रखा हो M+ लिख दिया जैसे, या ऐसे दिखा रखा है कुछ भी करके, और यहाँ पे उसकी कटायन फॉर्म दिखाई गई है। और जैसे मान लो यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे Zn2+ दिखा रखा होगा, बीच में से कुछ भी आ रहा हो, एक दो प्लेटिन वगैरह भी आ सकते हैं, आपको दूसरा और रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे कैसे क्या कुछ होता है। तो अगर इस तरह ध्यान रखो, अगर आपकी जो सॉलिड स्टेट है
अगर आपकी जो सॉलिड स्टेट है वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर आ रही है सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो मतलब ये वाली जो सेल है ना वो कैथोड की फॉर्म में दिखा रखी है, मतलब ये क्या आपकी कैथोड की तरह काम करेगी। और अगर यही सॉलिड स्टेट आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रही है तो ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिखा रखी है कौन सी दिखा रखी है आपकी, जो आपकी एनोड की तरह काम करेगी। ये बात सारी की सारी जो सेल रिप्रेजेंटेशन रहेगी उन सभी में काम करने वाली है, ठीक है। और यहां से यहां तक हर स्टेप में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा, जबकि इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे टाइप की इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। देखिए मेटल मेटल आयन जो हाफ सेल है, इसमें अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़े कैसे लिखते हैं, अगर ये काम कर रही है एनोड की तरह, जैसे ऐसे दिखा रखा हो Zn से Zn2 प्लस एक्वस, ऐसी फॉर्म दिखा रखी है, ठीक है। तो इसके लिए आप ई सेल कैसे लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन से, ई सेल अब क्योंकि ऑक्सीडेशन फॉर्म दिखाई है ना, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ई Zn से Zn2 प्लस इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग। अब इसको अगर मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि भाई ये गया Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉलिड स्टेट में है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में है। जो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, अगर नर्स्ट इक्वेशन में निकालनी है तो कंसंट्रेशन दी जाती है, मान लो इस कंसंट्रेशन दे दी C1 मोलर, ठीक है, ये मोलरिटी की वैल्यू हो गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में क्या है Zn2 प्लस, ठीक है जी, इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी मतलब C1m इतना मोलर, 1 मोलर 3 मोलर 4 मोलर ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सॉलिड स्टेट में क्या इसमें कुछ नहीं लेके चलते, 1 लेके चलते हैं इसको, ये बनेगी। लेकिन अगर यही चीज आपको रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखी होती है मतलब आपकी इलेक्ट्रोड कैसे काम करे, रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करे तो कैसे होता, तो अभी ऐसे दिखाई जाती, जैसे इसमें सॉलिड क्या है एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो इसमें सॉलिड क्या होता आपका राइट पे होता, ऐसे इक्वेशन कैसे बनती, Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में गिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Zn, ठीक है, ये होती इक्वेशन। अब देखिए आप कैसे लिखते हैं कि E रिडक्शन है ना, तो Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब सॉलिड स्टेट दे रखा क्या आएगा 1 आएगा, मैंने इसकी 1 लेते हैं, यहां पे क्यों नहीं लिखा डिवाइड बाय 1 लिखो, मतलब बात 1 है, मतलब बात सेम है। अपॉन में क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें क्या है Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस की जो भी कंसंट्रेशन होगी, ये जितना भी मोलर दे रखा होगा 2 मोलर 3 मोलर जैसा भी है, वो आप यहां पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये इन हाफ सेल, ये जो हाफ सेल्स अगर ये एनोड की तरह काम करती है तो इसके नस्ट इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, ई सेल ऐसे निकालेंगे। अगर रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम कर रही है तो आप इसका ई सेल जो नस्ट इक्वेशन से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है इसमें सोलुबल सॉल्ट चाहिए होता है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली सोलुबल हो। अगर नेग्लिजिबल सोलुबल होगा आपका जो सॉल्ट है, तो ऐसे में इस केस में KSP की वैल्यू दी जाएगी। KSP मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो वो सॉल्ट्स जो कि ना के बराबर घुलते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, अब बात करेंगे हम सेकेंड टाइप की हाफ सेल्स की, जो कि गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर लिया मेटल आयन जो कि सॉल्युबल सॉल्ट। एक बात ध्यान रखना, इस टाइप में, ठीक है, अगर आपको KSP की वैल्यू नहीं दी गई है, KSP मतलब क्या होता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अगर KSP की वैल्यू आपको दी गई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में उसने सोल्यूबल सॉल्ट की ही बात की है। अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो ना के बराबर घुलते हैं उनकी बात करता तो उसमें KSP की वैल्यू दी जाती है। तो KSP की वैल्यू का ना दिया जाना ही क्या है कि भाई सोल्यूबल सॉल्ट की बात कर रहा है इस वाले केस में। गैस आयन इलेक्ट्रोड ऑलरेडी इसके छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, देखिए।
देखिए आपको ध्यान आया होगा, हमने SHG के बारे में बात की थी यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर देखो, मान लो Cl2 गैस है एट 1 बार प्रेशर, पुरानी बुक्स में 1 ATM लिखा रहता है। ये प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम ब्लैक है, जो कि अपनी सरफेस पर बड़ी आसानी से गैस को एब्जॉर्ब करता है और फिर डिसॉल्व करता है। ठीक है, ध्यान रखना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, एडजॉर्ब ना कि एब्जॉर्ब। ठीक, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री स्टूडेंट के अब आपके सिलेबस से कट चुकी है। अगर वो होती तो आपको इसका मतलब समझ में आता कि क्या डिफरेंस है एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में। ठीक, लेकिन मैं आपको उसमें डेप्थ में नहीं घुसने वाला। देखिए यहां पे क्या होता है, तो हमने यहाँ पे Cl2 गैस है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले रखा है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये हमारे पास है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होंगे आपके H प्लस होंगे, साथ में Cl माइनस होंगे। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, इस इलेक्ट्रोड में हम यहां से गैस डालते हैं। जो ये गैस होगी ना, ये गैस ये इस प्लैटिनम ब्लैक की सरफेस पर ही एडजॉर्ब होती है, बाद में डिसॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्लैटिनम ब्लैक अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के लिए। ठीक, और ये गैस अपने ही आयन से सैचुरेट होती है। मतलब जैसे Cl2 है, इसका आयन क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है, तो यहाँ पे जितनी Cl2 गैस डिसॉल्व होती है, मतलब यहाँ पे क्या रिएक्शन, यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है देखो, 2Cl माइनस इक्विलिब्रियम Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लगा लो आप कि जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लो Cl2 गैस इसमें घुलती है, जितनी घुलेगी, जितनी Cl2 गैस इसमें जाके घुलेगी, घुलने का मतलब है 2Cl माइनस की फॉर्म में जाएगी। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की सरफेस पर आएगा, तो पहले से जो Cl माइनस मौजूद है वो Cl माइनस क्या करेंगे, इसकी सरफेस प्लैटिनम ब्लैक की सरफेस से इलेक्ट्रॉन लेंगे और Cl2 गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपके Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन लेंगे Cl2 गैस के रूप में आ जाएंगे और फिर क्या होंगे, यहां से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखो जरा। मैं अभी यहाँ पे इसकी एनोड फॉर्म को रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर सॉलिड स्टेट हो, मतलब वो हाफ सेल कैसे काम करेगी, आपकी एनोड की तरह काम करेगी। ठीक है, ये जैसे अब देखो यहां पे इसी गैस की फॉर्म में, तो इसको क्या होगा, प्रेशर दिया जाएगा एटीएम में या बार में। ये आयन कंसंट्रेशन दी जाएगी। सी क्या कंसंट्रेशन है कि कितना मोलर है, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर, ऐसे इसमें जहां पे माइनस ये जो आयनिक फॉर्म है वो क्या कंसंट्रेशन, पानी में घुला हुआ हिस्सा है वो। ठीक है, और ये Cl2 ये प्रेशर होगी, प्रेशर डोनेट करेगा इतना एटीएम। ठीक, तो अब देखो ये बस सोचना, ये तो 0 से प्लस में जा रहा है, ये माइनस से प्लस में जा रहा है। इसके बेस पे आप इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मत सोचना। अगर आपको ऐसा हिस्सा दिया गया है सॉल्ट ब्रिज के किसी भी तरफ, जैसे सॉल्ट ब्रिज से पहले क्या लगाते हैं आप, एनोड लिखते हैं और बाद में कैथोड लिखते हैं, तो एनोड मतलब ऐसी फॉर्म दिखा रखी है, ऐसे वाली एनोड ये फिर। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो इसमें पहचानने का सिंपल तरीका क्या होता है, जब आप ऐसा देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कि आपको आदत होती है सिर्फ वो देखने की Zn से Zn2 प्लस U2 प्लस Cu या Ag से Ag प्लस या Ag प्लस Ag। जब प्लेटिनम आ जाता है तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कैसे पता चलता है, अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपको दिया गया है सॉलिड फॉर्म, तो बताइए एनोड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और यही आपका सॉलिड स्टेट कहां आती है, एक्सट्रीम राइट पर आती है, फिर ये क्या होता है आपका, ये कैथोड की तरह काम करता है। अगर इसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिखनी हो तो देखो कैसे लिखेंगे। मैं पहले इन दोनों के लिए इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको। एनोड की तरह काम कर रहे हैं ना ये, तो एनोड को ऑक्सीडेशन दिखाना होता तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि हमारे पास यहां पे है H2 गैस। ठीक है, H2 गैस
2H प्लस आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 0 से प्लस में जा रहा, ऑक्सीडेशन हो गया। Cl2 में दिखाऊंगा तो उसे कैसे दिखाऊंगा, मैं उसे दिखाऊंगा मैं 2Cl माइनस गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस से 0 में हो गया, ऑक्सीडेशन शो कर दिया। अब जब हम इसकी नॉइज इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब ये ई सेल किसके लिए लिख रहा हूं मैं पहले लिख रहा हूं यहां पे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो ई H2 से H प्लस गिव्स यू ई नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे क्या आ गया आपका H प्लस आयंस, इसकी पावर क्या हो जाएगी, आगे नंबर 2 है तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में अब गैस की फॉर्म है तो क्या लिखूंगा मैं, इसका प्रेशर लिखूंगा, किसका, प्रेशर ऑफ H2 इन ATM। ये बनेगा आपका हाइड्रोजन के लिए लास्ट इक्वेशन बनेगी, SHG के लिए ये बनेगा, ठीक है। अगर ये मुझे दिखाना है क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो मैं लिखूंगा E Cl माइनस से Cl2, ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, माइनस से 0 में जा रहा है, इज इक्वल्स टू E नॉट Cl माइनस से Cl2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन ही गैस, तो क्या लिखूंगा इसका प्रेशर, कि इसका प्रेशर किसका, Cl2 का, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि Cl माइनस, और इसकी पावर मतलब यहां पे जो भी दे रखा होगा 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर वो नीचे लिख के उसकी पावर आ जाएगी। तो ये किसके लिए बना है, ये बना है आपका क्लोरीन गैस के लिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स हाफ सेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, इसे कैसे बनाया जाता है। यहां पर हमने प्लेटिनम एक वायर ले ली, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया प्लेटिनम का, ठीक है, ये मान लीजिए प्लेटिनम की वायर है या प्लेटिनम का कोई टुकड़ा है, इसको हम एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें एक ही मेटल अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद होता है, एक ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं अपनी बात को रखूं तो यूं समझो आप, जैसे इसमें हमने रखा है जो आयरन होता है, जैसे आप उसकी 2 ऑक्सीजन स्टेट होती है +2 +3, तो इसमें जो सॉल्ट है ना कुछ ऐसा डाला हुआ है जहां पे पानी डालने के बाद उस सॉल्ट से Fe2+ मिल रहा है, और एक और सॉल्ट डाला हुआ है उससे क्या मिल रहा है हमें, Fe3+ मिल रहा है, Fe3+। तो इसमें अब Fe2+ है, Fe3+, मतलब एक ही मेटल की डिफरेंट मेटल आयनिक स्टेट्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहां प्लेटिनम डालते हैं तो प्लेटिनम क्या करता है, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये हाफ सेल या ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रही है तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने इससे पहले गैस आयन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का यूज किया था, प्लेटिनम वायर, तो उसको दिखाया था ऐसे, इसमें प्लेटिनम वायर दिखा दी, एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। ये अगर ये काम कर रहा है एनोड की तरह तो लिखूंगा Fe2+, Fe3+, ऐसे। अब मेरा जो वो है सॉलिड स्टेट के एक्सट्रीम लेफ्ट पर है तो कैसे काम करे, एनोड की तरह। अगर कैथोड की तरह कर रही होती तो कैसे लिखता मैं इसको, Fe3+, Fe2+, प्लेटिनम, सॉलिड स्टेट। अब यहां पे एक बात को समझना, इस बार मैंने फेस चेंज का साइन नहीं दिखाया है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो यहां पे Fe2+ से Fe3+ में जा भी रहे हैं तो Fe2+ कैसी फॉर्म में है आपका, वो एक्वस फॉर्म में ही तो है, ये भी क्या आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी कैसा आपका एक्वस फॉर्म में। तो चाहे तो 2+ से 3+ में जाए, चाहे ये 3+ से 2+ में जाए, क्या इनकी
फेस चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसलिए फेस चेंज का साइन इसमें नहीं दिखाया जाता, इसमें कोमा दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसने ऐसे दिखा दिया। अगर मुझे इनके लिए एसआरपी लिखना, मतलब नर्स इक्वेशन लिखनी है, अगर मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लिखूं, पहले इसके अकॉर्डिंग नर्स इक्वेशन लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? देखो, ई Fe2 प्लस से Fe3 प्लस इज इक्वल्स टू ई नॉट Fe2 प्लस से Fe3 प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। अच्छा, अब n नहीं, अब इसमें ना इसको आप यूं मान लो, अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूं, मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूं, जैसे मान लो ये कोई भी एलिमेंट है जिसकी +1 या +2 ऑक्सीजन स्टेट है, या +2 +3 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसी वाले की बात कर रहा हूं कि प्लैटिनम, फिर वो जो मेटल है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो है आपका एनोड की तरह वो काम कर रहा हो। जब कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे लिखूंगा? यहां पर इस तरह, सॉरी फेस चेंज नहीं आएगा, तो अब क्या है देखना जरा, मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं जो m ऑक्सीडेशन स्टेट वो n से बड़ी है, ठीक है ना, वो n से क्या है, बड़ी है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होंगे वो कितने होंगे? मतलब जैसे यहाँ पे 2 से 3 है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? एक ही तो होगा। यहाँ पे कितना होगा? एक होगा। तो कैसे निकाला? 3 - 2। तो ऐसे ही m बड़ा है n छोटा, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे इसमें? m - n। यहाँ पे जो n लिखा है ना मैंने, वहां पे क्या आ जाएगा? m - n आ जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं अगर नर्स्ट इक्वेशन, तो कैसे बनेगी? E, अब क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट लेफ्ट साइड पे है ना, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म होगी इसकी, मतलब एनोड की तरह काम करेगा। मैं इसको लिखूंगा m प्लस से m प्लस इक्वल टू E नॉट, मैंने सॉरी गलती से फेस चेंज दिखा दिया है, इधर भी सर, इधर भी दिखाया मैंने, हाँ ठीक है, इधर भी कॉमा आएगा, यहाँ पे m - n आएगा। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? तो मैं एनोड इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखता हूं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे m n प्लस से गया दिस प्लस m माइनस n, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसको दूसरी तरह समझाऊं, अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? Fe2 प्लस से ये गया आपका Fe3 प्लस में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 1 कैसा है? 3 - 2 करके ऐसे m - n करूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ठीक है। तो अब क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट साइड में क्या है? आयनिक फॉर्म जो है m की पावर m प्लस डिवाइड बाय m की पावर n प्लस, ये कंसंट्रेशन का साइन हो गया। इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी नर्स इक्वेशन हो गई। नीचे वाले को लिखेंगे तो कैसी होगी? यही इक्वेशन में पलट दूंगा, इस इक्वेशन को पलट दूंगा, ये जो नंबर है ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए लिख के दिखाऊंगा मैं इन दोनों के लिए, ये खाली मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को। अब देखिए यहां बात जो मैं यहां बात कर रहा था, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या लिख दूं? 3 - 2, क्या लिख दूं? 3 - 2, 3 - 2, ठीक है। क्यों आगे आप समझ सकते हो, ठीक। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म में लिख रहा हूं, एनोड की एनोड वाली फॉर्म में, तो ये आएगा आपका Fe3 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका यहां से बन गया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कितना जब काम करेगा। इसकी बात करो तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? इसकी उल्टी लिखी जाएगी, Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव यू Fe2 प्लस। अब इसके लिए क्या आ जाएगा आपका? ये चीज बन जाएगी कि E Fe3 प्लस
से Fe2+ इज इक्वल्स टू E0 Fe3+ से Fe2+ माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log किसकी कंसेंट्रेशन Fe2+ की डिवाइडेड बाय किसकी Fe3+ की, ये बन जाएगा। ये तब है जब आपका रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कहूं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल भी आपको लेके दिखाऊंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये इसके लिए एसआरपी की वैल्यू दे रखी है आपको। तो सॉल्ट बेस से पहले क्या होता है आपका एनोड, और सॉल्ट बेस के बाद में क्या होता है कैथोड। वैसे आप देख सकते हैं इससे पहले सॉलिड स्टेट क्या आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट पर है तो एनोड होगा, इधर सॉलिड स्टेट क्या आपकी एक्सट्रीम राइट पर है तो ये क्या होगा आपका कैथोड होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चा इसका हैबिचुअल नहीं होता है, वो Zn से Zn2+ U2+ से Cu या Ag से Ag+ Ag+ से Ag इस तरह की चीज होती है, उनका बात ही होता है। जब उसमें प्लेटिनम आ जाए H2SO4 आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। देखो करना कैसे है आपको, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। यहां पर Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ठीक है, क्योंकि सल्फर का क्या है 6, ऑक्सीजन कितना है -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया, -8 का प्लस का 6 कितना हो गया -2, इसको x मानते x - 2 = 0, तो x कितना आ गया आपका 2। देखो ये हम रिडॉक्स रिएक्शन कर चुके, मैं इसमें नहीं घुसने वाला हूं ज्यादा, ठीक है ना। यहां पे कितना आएगा आपका Fe का +3, Ml की बात करें यहां आएगा इसका +7, यहां आएगा इसका +2, ठीक है। यहां पे हमें पता ही H+ है, यहां से क्या मिलेंगे 2H+ मिलेंगे। अच्छा तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जब इक्वेशन लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा एनोड कैथोड रिएक्शन लिख रहा हूं। तो एनोड को मैं कैसे लिखूंगा, मैं एनोड को लिखूंगा कि Fe से Fe2+ से Fe3+, ठीक है। इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है जी, ये एनोड हो गया। कैथोड वाले को कैसे लिखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वो स्पीशीज दिखा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रही है। SO4 2- है, SO4 2- है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पे Mn पे +7 चार्ज है, ये रिडक्शन फॉर्म में दिखाना है मुझे इस तरफ, तो कैसे दिखाऊंगा Mn7+ से, या कह दो MnO4 लिख दो आप, कोई बात नहीं, MnO4- लिखना चाहो वो भी कर लो, MnO4- जैसे कि आप बोलना चाहे, ठीक है। और यहां पर आपका Mn पे +2 चार्ज है, यहाँ +7, यहाँ पे क्या आपका +2 चार्ज है, 2+ चार्ज आ गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी ऐसा जाएगा। अब हमें पता है हम जब रिडॉक्स रिएक्शन करते तो ना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर, यह C2 मोलर, यह C3 मोलर, यह C4 मोलर, और ये आपका C5 मोलर, ठीक है ना। ये C1 C2 C3 कुछ नहीं, कुछ वैल्यू जैसे मान लो 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, कुछ इस तरह से है। अब इसकी बात करते हैं, अब हम इसे बैलेंस करेंगे, मतलब एनोड कैथोड क्या बनाएंगे, एनोड हाफ सेल और कैथोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन फर्स्ट की, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, लेफ्ट साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन, जब ओरल रिएक्शन लिखूंगा राइट पे कितने 5, इससे कट जाएगा। लेकिन अब अंतर किस चीज का है, अब यहां पर मेरे पास 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है ना। जैसे मैं इसको लिखूं, मेरी बात को समझना, मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं Fe2+ मैंने लिखा, फिर मैंने यहां पे लिखा MnO-, फिर मैंने यहां लिखा Fe3+, फिर मैंने लिखा Mn2+। तो इतना करने के बाद मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं अभी मुझे इलेक्ट्रॉन और लिखने थे कि यहां पे तो आता 1 इलेक्ट्रॉन और यहां आता 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कट करने होते हैं, तो मैंने इसलिए ऊपर वाले की 5 से मल्टीप्लाई करते, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करूं, अगर मैं इस तरफ ऐड कर दूं 4H2O, 4 ऑक्सीजन आ गए ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इस तरफ हाइड्रोजन आ गए मेरे पास 4H2O, अब मेरे पास 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 8 है ना, इस तरफ 8H हो चुके हैं, कि इस तरफ कोई H नहीं है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस तरफ क्या ऐड कर दूं 8H+, तो 8H+। अब आप देखोगे तो बैलेंस मिलेगा आपको पूरा का पूरा,
ठीक है, ठीक, ओके। तो अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। देखिए अब क्या होगा, अब अगर मुझे लिखनी है इसकी नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं कि मेरी जो ई सेल आएगी, ई सेल वो कैसे निकालूंगा, ई नोट सेल, ई नोट सेल निकालने का तरीका बता रखा है, चाहे तो ई नोट कैथोड माइनस एनोड लगा दो अगर दोनों को रिडक्शन फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, या ई नोट एनोड माइनस ई नोट कैथोड लगा दो, मतलब सॉरी हाँ, अगर आप उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लेके चल रहे हो इनकी वैल्यूज को, या फिर ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा आपका एनोड का ई नोट सेल माइनस क्या होगा आपका, सॉरी प्लस क्या होगा कैथोड का, लेकिन एनोड क्या होगा ऑक्सीडेशन फॉर्म में, कैथोड क्या होगा रिडक्शन फॉर्म में। तो तीनों में से कोई फॉर्मूला लगा लो, मैं रिडक्शन लगा के चल रहा हूं, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं कि ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये जो दोनों ई नोट की वैल्यू है कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी रिडक्शन फॉर्म में, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, मुझे कैसे रखी है ऑक्सीडेशन फॉर्म में, कम से ज्यादा से कम, चलो ये तो रिडक्शन फॉर्म में है, ज्यादा +7 से +2 में जा रहा है। इसे जब मैं कन्वर्ट करूंगा किससे, रिडक्शन फॉर्म में +3 से +2 में, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका कि ई नॉट कैथोड क्या है मेरे पास, कैथोड मेरे नीचे वाले देखो, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसने गेन किया, रिडक्शन हो गया, तो ई नॉट MnO4 माइनस से Mn2 माइनस ई नॉट Fe3 से Fe2, ये ई नॉट सेल हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। अब n क्या है मेरे पास, n है मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, n कितना 5 है, चाहे ऊपर वाले में देखो चाहे नीचे वाले में 5। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में देखो क्या क्या आ रहा है मेरे पास। अच्छा, अब बहुत गहराई से मेरी बात को समझना, अगर मैं कहूं कि मैंने ये 1 मोलर लिया है, मैंने क्या लिया है Fe ये वाला 1 मोलर लिया है, तो ये जब ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो इसका जो 1 मोलर होगा, 1 मोलर उसमें से, या मैं कहूं इसकी मान लो दूसरा समझाता हूं, इसके मान लो 4 मॉलिक्यूल लिए मैंने, जब ये टूटता है तो कैसे टूटेगा आपका, जो ये Fe2SO4 है, Fe2SO4 का थ्राइस से टूटेगा तो कैसे टूटेगा 2Fe3+ SO4 2- के 3 आयंस। तो इसके अगर 4 मॉलिक्यूल है, मुझे Fe+2 कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, इसके कितना 2, इसके कितने मिलेंगे, इसके 4 तो इसके 12 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये C2 था तो इससे मुझे Fe3+ कितने मिलेंगे 2 टाइम्स मिलेंगे, इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स, तो यहां पे क्या आएगा 2Fe3+, ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैंने 5 लिखना भूल गया, तो इसमें 5 भी है, ठीक है ना, बैलेंस किया तो इसको ऐड किया ना मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, इसकी पावर आ गई 5, साथ में क्या है Mn2+, अब Mn2+ कहां ये रहा, ठीक है, तो एक ही मिलेगा, तो ये आपका आ गया Mn2+, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 रहेगी, डिवाइड बाय, अब आ जाओ रिएक्टेंट साइड में, इसमें क्या है आपका Fe2+ है, अब ये हाँ ठीक है, इसके 4 मॉलिक्यूल थे तो 4 ही क्या मिलेंगे Fe2+ मिलेंगे, तो ये तो आपका ऐसे रहेगा, Fe2+ की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 5 आ जाएगी, बैलेंस रिएक्शन में आपका 5 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसके साथ आपको क्या दिखाना है MnO4 कितना मिलेगा, ये भी एक ही मिलेगा, तो MnO4 की जो कंसंट्रेशन है वो रहेगी, साथ में अब इसमें H+ है, अब H+, अब यहां भी देखना, जब H2SO4 टूटता है, H2SO4 टूटेगा तो क्या देगा 2H+ आयन प्लस में SO4 2-, तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो H+ कितने मिलेंगे 2, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने शुरू में ली थी कितनी C5 ली थी, कि C5 डालूंगा इतने मोल, तो इसमें जाने के बाद क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स मिलेंगे C5 के, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन, तो जो भी H+ आयन की कंसंट्रेशन देगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और पावर कितनी आएगी उसकी 8, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा E सेल इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लो, ये कितना आपका 1.51 है,
1.51 यहीं लिखो 1.51 माइनस का 0.77 वोल्ट। माइनस का क्यों आ गया? क्योंकि ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखा गया है और ये फॉर्मूला होता है आपका रिडक्शन फॉर्म में, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड रिडक्शन फॉर्म में लाना होता है। जब मैं इस रिडक्शन फॉर्म में लेके आऊंगा तो ज्यादा से कम ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो 3 प्लस पहले है 2 प्लस बाद में है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर पहले अभी प्लस था तो अभी क्या हो जाएगा बाद में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करूंगा, ऐसे चेंज करूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस में चला जाएगा। तो 1.51 माइनस, ये वाला माइनस है ये, फिर जो माइनस में इसकी वैल्यू आई है तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 2.28 आ जाएगा। 2.28 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 5 लॉग। अब दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है। Fe3 प्लस कितना है? Fe3 प्लस ये है C2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ जो जितना मोलर इस पे लिखा हुआ है ये, इसकी पावर 5, फिर Mn2 प्लस ये यानी कि C4 डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस इसी कंसंट्रेशन C1 है, फिर क्या है आपका MnO4 माइनस C3 कंसंट्रेशन है इसकी, H प्लस C5 है लेकिन 2 टाइम रखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ C5 और उसकी पावर 8। तो इस तरह से जब आप इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो ये इसके बेस पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, उसके लिए आपको हाफ सेल दिखानी हो, अगर एनोड की फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे दिखेगा वो, है ना, एक्वस फॉर्म में दोनों, E नॉट Fe। अभी मैंने एनोड की फॉर्म में दिखाया ना, तो 2 प्लस से 3 प्लस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? माइनस 0.77 वोल्ट, क्योंकि इसकी यहां पे दिखा रखा होगा प्लस, रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखा होगा कहीं, देखो ये Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, तो रिडक्शन फॉर्म में कितना प्लस का 0.77, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा उसका। ठीक है, या हम इस तरह से लेके चले SN2 प्लस एक्वस फॉर्म से एक्वस में जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी? +2 से +4। तो कैसे दिखाएंगे इसको भी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.15 वोल्ट। कि देखो प्लस में आप देखोगे ना, जैसे 4 से 2 में जा रहा है तो प्लस का 0.15 है, मैं 2 से 4 में ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, उस रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे मान लो MnO4 माइनस से जा रहा हो Mn2 प्लस में, तो ये ना ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में ऐसा हो सकता है। एसिडिक मीडियम में ही आपका जो Mn4 प्लस होता है, Mn4 माइनस, इसको Mn2 प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें होगा? सिर्फ एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और ये सब आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। और इसकी वैल्यू जैसे यहां पे आप दिखाना चाहो तो E नॉट, और रिडक्शन फॉर्म में ना ये आपका MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, यहां वैल्यू लिखी हुई कहीं ना कहीं उसकी, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ये रही आपकी। रिडक्शन फॉर्म में क्या है? 0.49 ऐसा है, 1.49। ठीक है, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो MnO4 माइनस को MnO4 2 माइनस में, तो ये हमेशा बेसिक मीडियम चाहेगा, मतलब अल्कलाइन मीडियम चाहेगा, ये एसिडिक में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? E नॉट MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस, इसके लिए भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको वैल्यू, जो भी इसके लिए देखिए रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां पे रिडक्शन की फॉर्म में होगी, जो भी इसके लिए होगी उसको आप लिख देना। ठीक है, जहां पे मिलेगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हाफ सेल, ये ऊपर वाली क्या दिखा रही है आपकी, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा, या कहूं ये जब एनोड की तरह काम करेगी। नीचे वाली क्या दिखा रखी है आपको, जब रिडक्शन हाफ सेल की तरह सेल काम करेगा, या कह दो जब ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे
हमारा जो फोर्थ इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड, ये क्या कहता है, देखिए ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली इस केस में। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर परत चढ़ जाएगी एक, कि जिस भी मेटल की है ये इलेक्ट्रोड, इसी मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होगा उसकी लेयर यहां चढ़ जाएगी। इसकी कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। इसमें होता क्या, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मेटल है, इस मेटल का जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा उसका जो अनायनिक पार्ट है, उसका जो अनायन है, अनायनिक पार्ट, वो रखने वाला एक नॉर्मल सॉल्ट लिया जाता है जो बढ़िया, जो कि इनसॉल्युबल नहीं होता है। जैसे इस केस में क्या होगा, KCl है। मैं इसको धीरे से समझाऊंगा, मैं क्या कुछ बोल रहा हूं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इस केस में क्या है, वो KCl है, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी और ये Cl माइनस क्या करेगा, जब इसमें चिपकेगा तो हमें पता है AgCl क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए AgCl की लेयर इस पे चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या जरूरत, हमें Cl माइनस मिलना जरूरी था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड आपकी KCl के सॉल्यूशन रखी हुई थी, नहीं, इलेक्ट्रोड कहां रखी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होती है। कोई भी मेटल अपने ही सॉल्ट, अपने सॉल्युबल सॉल्ट में रखी जाती, जो क्या था इसके अंदर, KNO3 था, सॉरी AgNO3 था, जहां से इसको Ag प्लस और NO3 माइनस मिला था, ठीक है, समझाते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात हो, देखिए अगर इसको ऐसे दिखाता हूं, Ag क्या है, सॉलिड फॉर्म में होगा सिल्वर। अगर आपका सॉलिड एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में आता है, इसे क्या बोलते हैं, कैथोड। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रही है, कैथोड की तरह, तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर ये एनोड की तरह काम करती तो इसका उल्टा होता, ये सॉलिड स्टेट में होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपका सॉलिड होता, क्या होता है वो आपका, वो एनोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखनी पड़ जाए, जैसे मान लो इसकी सेल रिएक्शन लिखना चाहो आप ऊपर वाले की, तो AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस है ना, तो Ag आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और Cl माइनस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, हमारे पास जो एक मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट, ये वाली जो इलेक्ट्रोड होती है, इसे आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर, इस इलेक्ट्रोड के अंदर। मेरा कहने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, दो बनाए कि एक बनाए, दो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहां पर सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, Ag की, जो रखी हुई थी सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब पानी में इसको डालेंगे AgNO3 को, तो टूट के देगा आपका Ag प्लस और NO3 माइनस। फिर इसमें सिल्वर को डाल दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारी मेटल आयन,
कि जो इलेक्ट्रोड जिस मेटल की बनी है उसी मेटल का सोल्युबल सॉल्ट जो है वो हमने इसके अंदर भरा, उसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है इसकी टेंडेंसी भी ये होती है जो इसमें Ag प्लस होता है, इसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव आती है Ag प्लस वाली, ये रही प्लस का 0.80। तो इसका भी क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन प्रेशर से, तो इस पर सिल्वर जो होगा कुछ सिल्वर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोड जो है क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन के अंदर जो है Ag प्लस का अमाउंट क्या होगा, कम होगा NO3 के मुकाबले। ठीक है, इसलिए NO3 ज्यादा है और Ag प्लस कम है। अब क्या कहता है ये, ठीक कहता है कि अब इसमें क्या करो, आप एक ऐसा सॉल्ट डाल दो कि जो, जैसे आपको इसका भी पता होना चाहिए भाई इसका वो क्या होता है, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। तो इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है काफी फेमस, जो आपको पता होगा, सिल्वर क्लोराइड। तो अब इसका जो अनायनिक पार्ट है वो क्या होगा आपका माइनस, इसके अनायनिक पार्ट का एक इलेक्ट्रोलाइट लो, एक सॉल्ट लो जो आसानी से सोल्यूबल हो, ताकि इसमें जाते अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए, उसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, अब सिचुएशन क्या बन जाएगी देखो, जब मैं इसमें डाल दूंगा KCl, हमारे पास क्या होगा वो KCl है, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। KCl जब उसके इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, टूटेगा आपका K प्लस और Cl माइनस में, बराबर संख्या मुझे K प्लस और Cl माइनस मिलेंगे। ठीक है जी, ये सिचुएशन हो चुकी है इसके अंदर। अब क्या है, अब हमारे जो टारगेटेड आयन है उनकी बात करूंगा, जो टारगेटेड नहीं है उनकी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो Ag और NO3 से मिलेगा, सॉल्युबल सॉल्ट मिलके दोबारा से टूट जाएगा, तो उससे बात करने का फायदा नहीं है, इसी फॉर्म में रहेगा। K प्लस अगर Cl माइनस से मिलेगा तो क्या होगा, मिल गया कंबाइन और फिर टूट जाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, अब चलते आगे, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से। अब क्या होगा, यहां बचते हैं Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस बचते हैं और बचते कुछ Ag प्लस, कुछ क्या बचते हैं, Ag प्लस बचे हुए थे। अब क्या होता है देखिए, हम एक चीज ध्यान रखना है, इसको एक्सेस में लेना होता है। इसको कैसे लेना होता है, ये एक्सेस में होता है ज्यादा अमाउंट में, तो इसमें आयंस की कमी नहीं पड़ने वाली, ना K प्लस की और Cl माइनस की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो Ag प्लस बचा हुआ था वो Cl माइनस से कंबाइन होता है, क्या बनाता है, AgCl। अब जब ये AgCl बनाता है तो ये तो इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, नीचे की तरफ हमें क्या मिलते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाता है, ये क्या होगा आपका AgCl। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या बचता है, देखो सारा Ag प्लस नीचे बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो KCl है वो के लिए एक्सिस में लिया है, तो यहां से जो Cl माइनस होंगे वो क्या होंगे, एक्सिस में होंगे Ag प्लस के मुकाबले, तो सारा का सारा Ag प्लस पकड़ के वो नीचे बैठा देगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, Cl माइनस बचे हुए होंगे। अब ये Cl माइनस होते ही क्या करना स्टार्ट करते हैं, ये इस सिल्वर की इलेक्ट्रोड में जाकर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, यहां पे, और इस तरह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर AgCl की परत बननी स्टार्ट हो जाती है। ये जो परत देख रहे हो, इस तरह से इसमें AgCl की परत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो मेटल थी उसे किसने कोट कर दिया, उस पर कोटिंग होगी उसी की इनसॉल्युबल सॉल्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या ज्यादा है, आपके अनायंस ज्यादा है। अब ये जो है, ये हमने मेटल सॉल्युबल सॉल्ट या मेटल आयन इलेक्ट्रोड कन्वर्ट किया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा हो जाए कि आपको एक जो ध्यान रखना, ऐसा होने से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। कभी सोचो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगर कभी न्यूमेरिकल में ऐसा हो कि आपको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट दिखा रखी है, मतलब मेटल से इस तरह से गए हम, और जो डाटा दे रखा है ना, कुछ डाटा तो दे रखा है, वो जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगी बात। कुछ डाटा तो दे रखा है आपको मेटल आयन इलेक्ट्रोड का,
और कुछ डाटा आपको दिया हुआ है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड का। जब इस तरह से सेम न्यूमेरिकल में दोनों इलेक्ट्रोड्स का डाटा दिया गया तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे में आप उस इलेक्ट्रोड को मेटल आयन इलेक्ट्रोड की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसी के हिसाब से सारा सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, कैल्विन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं अब। हमारा फिफ्थ और लास्ट इलेक्ट्रोड जो है, इसका सेटअप कैसा होता है। देखिए, कैल्विन इलेक्ट्रोड कुछ कुछ इस तरह की होती है। ये आपका ये ग्लास की रॉड है, इसके अंदर जा रही होती प्लेटिनम की वायर, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है। ये KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये नीचे मरकरी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में ही होता, बताना क्या इसमें। और ये आपका पेस्ट ऑफ Hg एंड HgCl2, Hg2Cl2। जब कभी भी ये ध्यान रखना, अगर मरकरी में कोई मेटल डिसॉल्व होती है तो पेस्ट या सॉल्यूशन बोला जाता है अमलगम। ठीक है, लेकिन जब मरकरी में कोई नॉन मेटल डिसॉल्व होती है उससे बोला जाता है कैलोमर, और कुछ नहीं कैलोमर। ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है कैलोमर। ठीक, अब देखिए क्या कुछ होता है इसके अंदर। यहां पे जो KCl का सॉल्यूशन है, आप इसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही इसका SRP की वैल्यू आती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर मैं इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूं तो इसकी SRP की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी आपकी Hg2 plus CHg is equal to 0.242 वोल्ट। अगर मैं इसको 1 नॉर्मल लेके चलूं तो वैल्यू आएगी 0.268 वोल्ट। और अगर मैं इसको 0.1 नॉर्मल लेकर चलूं, ये कंसंट्रेशन लेकर चलूं, अब वैल्यू आएगी 0.338 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितने लेके चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका जो SRP की वैल्यू होती है वो आती है। अच्छा, ये एनोड की तरह काम करेगा कैथोड की तरह, डिपेंड। अब उसको कैसे जान सकते हो आप, ये जो पेस्ट आप देख रहे हो, अगर ये पेस्ट आपका इसका ये मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है एक तरह से लगा लो, तो आप बोलेंगे कि एनोड की तरह काम कर रही है कैल्विन इलेक्ट्रोड, और अगर ये श्रिंक कर जाता है तो ये कैथोड की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो ये एनोड की तरह काम करेगी तो क्या होगा, एनोड जो मरकरी है वो Hg2 2++2 इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में है। ठीक है, और फिर जो Hg2 2+ है
ये 2Cl माइनस लेगा और क्या बना देगा Hg2Cl2। तो यहाँ पे क्या है Hg2Cl2 की मात्रा जो लगातार बढ़ती जाएगी और Hg2Cl2 कहाँ है यहाँ पर इस पेस्ट में, तो इसका वॉल्यूम लगातार क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, जब ये एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे में इस सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Hg2Cl2 क्या तो सॉलिड स्टेट में होता है, इसको पता सॉलिड दिखते हैं, इसको मरकरी में घुला होता है। KCl मैं इसे हटाता हूं, ये दिक्कत कर रहा है। KCl सैचुरेटेड है तो आपने लिखा सैचुरेटेड, ठीक है, ये आपकी प्लैटिनम की ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ये कैथोड का काम करता कैसे करता देखिए, उसमें ही करता है जैसे हमारे पास है Hg2Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2Hg प्लस में 2Cl माइनस आयन, तो उसमें क्या होगा मरकरी बनेगा। मरकरी बनेगा मतलब क्या है, ये Hg2Cl2 से क्या चला जाएगा नीचे मरकरी की फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या होगा श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो या चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो। ठीक है, क्योंकि Cl तो पहले ही -1 में था, यहाँ भी -1 में है। ये जो Hg2Cl2 इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसका नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ये डायमर की फॉर्म में पाया जाता है, यूं Hg और इनके साथ Cl जुड़े होते हैं ऐसे, 2 यूनिट, डाई मतलब 2, मर मतलब 2 यूनिट आपस में जुड़ी होती है HgCl की। ठीक है, तो इस तरह से आपका Hg2Cl2 होता है। अच्छा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए क्या लगाया अस लगाया है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या लगाते हैं इक लगाते हैं, फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड हो जाता अगर इसमें +2 चार्ज होता तो। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला ये नहीं होता। अब चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, कैथोड की फॉर्म में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड की फॉर्म आप इसको ऐसे दिखाएंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, KCl सैचुरेटेड से Hg2Cl2 सॉलिड से Hg। ठीक है, Hg क्या लिक्विड है। ठीक है, ये रबर, ये यहां से ऊपर से रबर से इसको सील किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो न्यूमेरिकल में आ जाइए, तो इसको हम क्या करते हैं, ये भी आपका जैसे SHG होती है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसी की तरह काम करता है ये, बस कमी क्या है टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जो ये क्या है जैसे KCl की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये कि ज्यादा ले लो कम ले लो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आती है। और ये जो होता है इसका सैचुरेशन टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, तो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो अगर हमें इसको यूज करना है तो थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। तो चीप होता है, रिप्रोड्यूसिबल होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये हमें काफी सही पड़ता है। SHG के मुकाबले अगर देखें तो ये काफी चीप पड़ता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमें इसको अब इसको यूज करना है, जैसे E0 सेल निकालना है, E0 सेल, तो E0 कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस E0 एनोड, कौन सी फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, रिडक्शन फॉर्म की। ठीक है, मान लो सिल्वर के लिए लेके चलता हूं मैं, सिल्वर के लिए क्या वैल्यू होती है 0.80, जहां भी होगी 0.80, यहां लिखोगे सिल्वर के लिए 0. मतलब इसको ऐसे लिखाओगे आप E0 Ag प्लस से Ag माइनस E0 Hg2 2 प्लस से Hg, फिर क्या वैल्यू आप 0.80 है इसकी, माइनस इसकी कितनी है, सैचुरेटेड वाला लेके चल रहा हूं ना, तो 0.242 है, तो 0.242। इस तरह से इसको आप सोल्व कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स
जो हमारा इलेक्ट्रोड मुझे बतानी थी आपको, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वो इतनी ही है। आप लोग को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं कोई छोटी वीडियो बना दूंगा अगर कोई पर्टिकुलर आपको डाउट है इसके अंदर, ठीक है। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ध्यान दीजिए। जय हिंद।